हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विथ बैंक के करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। ये करंट अफेयर एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, स्टेट पीसीएस, सीडीएस, सीएपीएफ, एनडीए और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम आदि में सहायक होंगे। आज की डेट है 24 नवंबर 2020। तो चलिए आज का करंट अफेयर शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में अंतरिक्ष विभाग ने एक नई अंतरिक्ष सुदूर संवेदन नीति का मसौदा तैयार किया है। इस नीति का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए, वितरित करने के लिए एजेंसियों का चयन करना। ऑप्शन बी, आंकड़ों की सुगम पहुंच सुनिश्चित करना। ऑप्शन सी, अंतरिक्ष परिवहन प्रणाली प्रदान करना। ऑप्शन डी, सुदूर संवेदन क्षमताओं का अभिसरण करना। देखिए, अंतरिक्ष विभाग ने एक नई अंतरिक्ष सुदूर संवेदन नीति का मसौदा तैयार किया है, जिसका उद्देश्य जो है निजी क्षेत्र के लिए सुदूर संवेदों के आंकड़ों को सुगम सुनिश्चित करना है। ठीक है, तो चलिए अंतरिक्ष सुदूर संवेदन नीति के मसौदे से जुड़े कुछ प्रमुख बिंदुओं के बारे में बात करें तो इस मसौदे से अंतरिक्ष आधारित रिमोट सेंसिंग सिस्टम से उत्पन्न डेटा और सेवाओं के आसान प्रसार को सुनिश्चित करने की बात कही गई है। कोई भी सेवा प्रदाता पंजीकरण प्राधिकरण की एक सरल प्रक्रिया का पालन करके देश में किसी भी उपयोगकर्ता को रिमोट सेंसिंग डाटा और सेवाएं प्रदान करने के लिए स्वतंत्र होगा। मसौदा नीति के अनुसार निजी कंपनियों की मदद ही सभी भू अवलोकन आंकड़ों तक पहुंच हो जाएगी। हालांकि अंतरिक्ष विभाग ने राष्ट्रीय सुरक्षा कारणों से बहुत उच्च रिजोल्यूशन वाले डेटा के उपयोग को प्रतिबंधित किया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, आंकड़ों की सुगम सुनिश्चित करना। ध्यान रखिएगा, ये निजी क्षेत्र के लिए है। ठीक है, निजी क्षेत्र के लिए जो है ये आंकड़े इकट्ठा करेगा, निजी क्षेत्र के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में कौन से राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा ई चालन परियोजना के लिए आभासी न्यायालय की शुरुआत की गई है? ऑप्शन ए झारखंड, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी केरल। देखिए, जो है आपका हाल ही में जो है असम के मुख्यमंत्री द्वारा ई चालन परियोजना के लिए आभासी न्यायालय की शुरुआत की गई है। इस परियोजना की शुरुआत भारत के उच्चतम न्यायालय की ई समिति के तत्वाधान में गुवाहाटी उच्च न्यायालय की सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी समिति के सहयोग से असम सरकार द्वारा की गई है। आभासी न्यायालय जो है भारत सरकार के कानून एवं न्याय मंत्रालय के न्याय विभाग के साथ साथ उच्चतम न्यायालय की ई समिति की एक पहल है। आभासी न्यायालय एक ऑनलाइन न्यायालय है जिसे आभासी न्यायाधीश द्वारा प्रतिबंधित किया जाता है। इसके अधिकार क्षेत्र को पूरे राज्य में बढ़ाया जा सकता है और ये जो है 24/7 घंटे कार्य करता है। आभासी न्यायालय द्वारा किसी मुकदमे की सुनवाई में न तो वादी न्यायालय में आएगा और न ही न्यायाधीश को किसी मामले में निर्णय देने के लिए न्यायालय के शारीरिक रूप से बैठना होगा। इस आभासी न्यायालय में संवाद केवल इलेक्ट्रॉनिक तरीके संभव होगा और सजा को आगे जुर्माने या मुआवजे का भुगतान भी ऑनलाइन होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, असम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में भारत विश्वव्यापी रेडियो नेविगेशन प्रणाली के एक भाग के रूप में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन द्वारा मान्यता प्राप्त अपनी स्वतंत्र भारतीय क्षेत्र नेविगेशन उपग्रह प्रणाली IRNSS के साथ दुनिया का कौन सा देश बन गया है? ऑप्शन ए पहला, ऑप्शन बी दूसरा, ऑप्शन सी तीसरा, ऑप्शन डी चौथा। देखिए, जो भारत जो है विश्वव्यापी रेडियो नेविगेशन प्रणाली के एक भाग के रूप में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन द्वारा मान्यता प्राप्त अपने स्वतंत्र भारतीय क्षेत्रीय नेविगेशन उपग्रह प्रणाली के साथ दुनिया का जो है चौथा देश बन गया है। देखिए, इसमें जो है आयोजित किया गया, हाल ही में जो आयोजित अपनी हालिया बैठक के दौरान IMO, ये आपका IMO इसको शॉर्ट में बोलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन को, IMO की समुद्री सुरक्षा समिति ने IRNSS को विश्वव्यापी रेडियो नेविगेशन प्रणाली के एक घटक के रूप में मान्यता प्रदान की है। अन्य 3 देश जिनके पास IMO द्वारा मान्यता प्राप्त नेविगेशन प्रणाली है वह है आपका USA, आपका रूस है, रसिया और आपका है चाइना। ठीक है, चाइना के पास IMO द्वारा मान्यता प्राप्त नेविगेशन प्रणाली है। अब भारत में इसमें शामिल हो गया है। पहले यह केवल पायलट आधार पर उपयोग में था, किंतु अब सभी व्यापारिक जहाज इसका उपयोग करने के लिए अधिकृत है, यहाँ तक कि मछली पकड़ने के छोटे जहाज भी। ठीक है, अब अमेरिका के GPS और रूस के ग्लानासो की तरह व्यापारिक जहाजों की जानकारी प्राप्त करने के लिए
IRNSS का उपयोग किया जा सकेगा। IRNSS को हिंद महासागर में जहाजों के नेविगेशन में सहायता हेतु सटीक स्थिति सूचना सेवाएं प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्वास्थ्य क्षेत्र के प्रमुख प्राथमिकता वाले क्षेत्र के रूप में नवजात शिशु स्वास्थ्य के महत्व को सुदृढ़ करने के लिए राष्ट्रीय नवजात सप्ताह 2020 कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 1 से 7 नवंबर, ऑप्शन बी 14 से 20 नवंबर, ऑप्शन सी 15 से 21 नवंबर, ऑप्शन डी 19 से 25 नवंबर। देखिए जो है आपका हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने राष्ट्रीय नवजात सप्ताह 2020 के उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम की अध्यक्षता की, जिसे जो है आपका 15 से 21 नवंबर 2020 तक मनाया गया ताकि स्वास्थ्य क्षेत्र में प्रमुख प्राथमिकता वाले क्षेत्र के रूप में नवजात शिशु सप्ताह के महत्व को सुदृढ़ किया जा सके। इस वर्ष की जो थीम थी राष्ट्रीय नवजात सप्ताह 2020 की, अगर थीम के बारे में बात करें तो प्रत्येक स्वास्थ्य केंद्र और प्रत्येक जगह प्रत्येक नवजात शिशु के लिए गुणवत्ता, समानता, गरिमा, इस 2020 का ये थीम रहा है। वर्ष 2014 में भारत जो पहला देश था जिसने भारत नवजात कार्य योजना की शुरुआत की थी, जो नवजातों की मृत्यु और जन्म के समय मृत पाए जाने की समस्या को खत्म करने को लेकर ग्लोबल एवरी न्यूबॉर्न एक्शन प्लान के रूप में के अनुरूप है। भारत सरकार ने नवजात शिशुओं के जीवित रहने और उनके विकास को सुनिश्चित करने के लिए कई कार्यक्रम शुरू किए हैं, जिनमें पोषण अभियान की अम्ब्रेला स्कीम के तहत आने वाले पोषण संबंधी पहलू भी शामिल है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 15 से 21 नवंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संपूर्ण विश्व में सभी मछुआरों, किसानों और संबंधित हितधारकों के साथ एकजुटता को प्रदर्शित करने के लिए प्रत्येक वर्ष विश्व मत्स्य दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 21 नवंबर, ऑप्शन बी 20 नवंबर, ऑप्शन सी 22 नवंबर, ऑप्शन डी 25 नवंबर। देखिए जो है आपका संपूर्ण विश्व में सभी मछुआरों, किसानों और संबंधित हितधारकों के साथ एकजुटता को प्रदर्शित करने के लिए प्रत्येक वर्ष 21 नवंबर को विश्व मत्स्य दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने की जो शुरुआत हुई थी वो 1997 में हुई थी, जब 18 देशों के प्रतिनिधियों ने नई दिल्ली में वर्ल्ड फोरम ऑफ फिश हार्वेस्टिंग एंड फिश वर्कर्स की बैठक में हिस्सा लिया और विश्व मत्स्य मंच का गठन किया था। इस दिवस के आयोजन का प्राथमिक उद्देश्य समुद्री और अंतर्देशीय संसाधनों की स्थिरता से संबंधित गंभीर खतरों की ओर ध्यान आकर्षित करना है। यह दिवस विश्व की स्वस्थ पारिस्थितिक तंत्र सुनिश्चित करने के लिए मत्स्य पालन के तरीकों को बदलने पर ध्यान केंद्रित करता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 21 नवंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 30 नवंबर 2020 को कौन से राज्य में 46वीं क्षेत्रीय डाक अदालत का आयोजन किया जाएगा? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी गोवा। नहीं, जो आपका 30 नवंबर 2020 को जो है गोवा की 46वीं क्षेत्रीय डाक अदालत का आयोजन किया जाएगा। ध्यातव्य है कि डाक सेवाएं भारत के सामाजिक आर्थिक जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है और देश के लगभग सभी नागरिकों के जीवन को प्रभावित करती हैं। यद्यपि भारतीय डाक विभाग अपने ग्राहकों की पूरी संतुष्टि के लिए सर्वोत्तम प्रयास करता है, किंतु संचार के अभाव और सेवाओं में दोष के कारण कभी-कभी ग्राहकों को असुविधा का सामना करना पड़ता है। ऐसी शिकायतों और असुविधाओं की प्रभावी तरीके से निवारण करने के लिए भारतीय डाक विभाग समय समय पर क्षेत्रीय डाक अदालतों का आयोजन करता है और जहां विभाग के पदाधिकारी पीड़ित ग्राहकों से मिलते हैं और उनकी शिकायतों को जल्द से जल्द निवारण करने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार की क्षेत्रीय अदालतों में मेल, पार्सल, पंजीकृत पत्र, इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर, स्पीड पोस्ट, बचत बैंक खाते, डाक जीवन बीमा और डाक विभाग से संबंधित अन्य सेवाओं से जुड़ी शिकायतों और विवादों को निपटाने का प्रयास किया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी गोवा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में भारत सरकार, विश्व बैंक और कौन से राज्य सरकार ने राज्य में परिवहन क्षेत्र में सुधार और आधुनिकीकरण से संबंधित $120 मिलियन की परियोजना के लिए एक समझौता किया है? ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी मेघालय, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी बिहार। देखिए भारत सरकार, विश्व बैंक और मेघालय सरकार ने हाल ही में मेघालय राज्य के परिवहन क्षेत्र में सुधार और आधुनिकीकरण से संबंधित $120 मिलियन की परियोजना के लिए एक समझौता किया है।
इससे मेघालय को अपनी बहुमूल्य कृषि तथा पर्यटन क्षेत्र में मौजूद विकास की संभावनाओं के दोहन में सहायता मिलेगी। मेघालय एकीकृत परिवहन परियोजना से नवाचार, जलवायु के प्रति लचीले और प्रकृति आधारित समाधानों के इस्तेमाल के द्वारा 300 किलोमीटर लंबी सड़कों और पुलों में सुधार किया जाएगा, जो कि राज्य और वहां के लोगों के आर्थिक विकास में के लिए काफी अहम है, क्योंकि किसी भी क्षेत्र का आर्थिक विकास उसके आधारभूत ढांचे से नजदीक से जुड़ा होता है। दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों और मुश्किल जलवायु परिस्थितियों के कारण मेघालय में परिवहन काफी चुनौतीपूर्ण है। वर्तमान में जो है राज्य की कुल 5362 बस्तियों में से आधी परिवहन संपर्क की कमी से जूझ रही है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी मेघालय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में चर्चा में रहे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा भारतीय निजी क्षेत्र के बैंकों के लिए वर्तमान स्वामित्व दिशा निर्देशों और कॉर्पोरेट संरचना की समीक्षा करने के लिए एक आंतरिक कार्य समूह यानी इंटरनल वर्किंग ग्रुप का गठन किसके अध्यक्षता में किया गया था? ऑप्शन ए डॉक्टर प्रसन्न कुमार महांती, ऑप्शन बी एम नरसिंहम, ऑप्शन सी डॉक्टर सुब्रत कुमार बेहरा, ऑप्शन डी डॉक्टर डी सुब्बाराव। देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा भारतीय निजी क्षेत्र के बैंकों के लिए वर्तमान स्वामित्व दिशा निर्देशों और कॉर्पोरेट संरचना की समीक्षा करने के लिए एक आंतरिक कार्य समूह का गठन किया गया था, जिसकी अध्यक्षता जो है आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड के निदेशक डॉक्टर प्रसन्न कुमार मोहंती द्वारा की गई थी। आंतरिक कार्य समूह है तो कुछ शर्तों के बारे में बात करें तो बैंकिंग लाइसेंसों के लिए आवेदन करने के लिए व्यक्तियों संस्थाओं के लिए पात्रता मानदंड की समीक्षा, बैंकों के लिए अधिमान्य कॉर्पोरेट संरचना की जांच और इस संबंध में मानदंडों की सामंजस्य, प्रबंधकों और अन्य शेयरधारकों द्वारा बैंकों में दीर्घावधि शेयरधारिता के मानदंडों की समीक्षा करना। आंतरिक कार्य समूह द्वारा हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक को अपनी सिफारिश भी है जो प्रस्तुत की गई है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, हाल ही में जो है उसका सिफारिश प्रस्तुत कर दिए गए हैं, लेकिन गठन पहले ही हो गया था। ठीक है, सॉरी गठन जो है आपका है डॉक्टर प्रसन्न कुमार महांती के अध्यक्षता में गठित किया गया था और अपनी ये सिफारिश पेश कर चुके हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए डॉक्टर प्रसन्न कुमार मोहंती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किसे 3 साल के कार्यकाल के लिए अंतर संसदीय संघ जिनेवा का बाहरी लेखा परीक्षक चुना गया है? ऑप्शन ए विनोद राय, ऑप्शन बी राजीव महर्षि, ऑप्शन सी गिरीश चंद्र मुर्मू, ऑप्शन डी मनोज सिन्हा। देखिए, हाल ही में जो है भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कैग गिरीश चंद्र मुर्मू को 3 साल के कार्यकाल के लिए अंतर संसदीय संघ जिनेवा का बाहरी लेखा परीक्षक चुना गया है। अंतर संसदीय संघ यानी आईपीयू राष्ट्रीय संसदों का वैश्विक संगठन है, जिसकी उत्पत्ति हुई यानी स्थापना हुई है 1889 में सांसदों के एक छोटे समूह के रूप में स्थापना की गई थी। इसका उद्देश्य संसदीय कूटनीति और बातचीत के माध्यम से शांति को बढ़ावा देना था। बात करते हैं इसके संरचना के बारे में, तो इसमें विश्व के विभिन्न देशों की 179 संसदें और 13 सहयोगी सदस्य और समूह के उद्देश्य के प्रति अभिरुचि रखने वाले दुनिया भर के सांसद सम्मिलित हैं। आईपीयू को जो नारा है लोकतंत्र के लिए सभी के लिए, ये फॉर डेमोक्रेसी फॉर एवरीवन। इसका मुख्यालय जो है आपका जिनेवा में है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। ओके, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी गिरीश चंद्र मुर्मू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में कौन से राज्य में महा-आवास योजना नामक एक नई योजना शुरू की गई है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी मणिपुर। देखिए, महाराष्ट्र सरकार ने जो है एक नई योजना की शुरुआत की है। इसके तहत राज्य में 8.82 लाख बेघरों को 100 दिन के अंदर, ध्यान रखिएगा ये टारगेट रखा गया है, 100 दिनों के अंदर घर दिए जाएंगे। ये घर ग्रामीण इलाकों में बनाए जाएंगे। घर बनाने का काम जो है अगले साल 21 फरवरी से शुरू किया जाएगा। महा-आवास योजना नाम के इस स्कीम में करीब 4000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने स्कीम को लॉन्च करते हुए कहा कि उन्होंने अधिकारियों को बढ़िया क्वालिटी के घर बनाने का आदेश दिया है। उन्हें जमीन मिले और शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाएं भी इस घर में सम्मिलित होंगी। इस योजना के तहत सरकारी भूखंडों पर अवैध अतिक्रमण को भी नियमित किया जाएगा और ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि ग्रामीण महाराष्ट्र में एक भी परिवार बेघर ना रहे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए महाराष्ट्र।
तो ये थे आज के करंट अफेयर। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूले, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।